हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से एमसीक्यूज अपने बेस्ड ऑन टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट सेशन में और उसके बाद नेक्स्ट 25। तो तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। टोटल 75 क्वेश्चंस फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस। मतलब अगर हमने इतना कर लिया और सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो बोर्ड एग्जामिनेशन का झंझट खत्म है अपना। बट बिफोर हम एमसीक्यू पे जंप करें, एक बारी कॉन्सेप्ट्स वापस देख लेते। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फॉर्मूलाज देख लेते। चैप्टर में जो सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा होता है दैट इज अबाउट, या फॉर्मूला भी नहीं बोलो तो ई एक्सटर्नल एंड ई नॉट सेल का जो रिलेशनशिप है, तो इसमें हमने तीन चीजें सीखी है। वेर ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल, इस कंडीशन में जो हमारा सेल है वो काम करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जैसा। ओके, सेकंड, अगर सर ई एक्सटर्नल कम है और ई नॉट सेल ज्यादा है, दैट इज ई एक्सटर्नल इज लेस देन एज कंपेयर टू standard cell potential. In that condition, cell will work as electrochemical. जैसा चल रहा था वो चलेगा, वो हमको इलेक्ट्रिसिटी देगा। अच्छा, ये वाला जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन में आएगा, ये स्पॉन्टेनियस कंडीशन में है। तो यहाँ डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। और थर्ड जो है दैट इज, अगर हमारा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो इस कंडीशन में नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ना ही रिडक्शन हो रहा है ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और करंट फ्लो नहीं कर रहा है हमारा, तो इन तीन बेस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हमको एमसीक्यू मिल जाने। अच्छा, इसके बाद दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अच्छा, जब हम ये ई नॉट लिखते हैं, चाहे जो भी दिया हो, आप हमेशा काम करते हो रिडक्शन पोटेंशियल में, इसको याद रखो। तो हमारा ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया, ई नॉट ऑफ कैथोड मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एंड ई नॉट एनोड मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऑल दो हमको पता है, ये चीजें हम जानते हैं कि सर एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा होता है भाई, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे जो रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्शन। पर पोटेंशियल हम हमेशा रिडक्शन में ही लिखेंगे ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। देन आफ्टर दैट नर्स्ट इक्वेशन आ गया अपना, दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है 2.303 एन आर टी अपॉन एन एफ करके। तो हम वो झंझट नहीं पाल रहे, सीधा फॉर्मूला लिख रहे हैं लॉग। यहाँ क्यूसी लिखते हैं पर क्यूसी ना करके हम लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, दे आर कोएफिशिएंट्स ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑकरिंग इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन है सब रेडॉक्स ही है, ऐसा नहीं कि सर क्या हमको 11th में जाना पड़ेगा, नहीं। नेक्स्ट वी हैव डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अदर देन दैट हम एक और चीज निकाल सकते हैं, दैट इज टीसी निकाल सकते हो आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। तो उस कंडीशन में हम लिखते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट्स। हाँ, अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम फंस जाते हैं कि बहुत बारी क्वेश्चन में सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जा रहा है या फिर सिंगल इलेक्ट्रोड दिया है,
तो मैं स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए लिख दे रहा हूँ। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिएक्शंस अगर आपको आते तो बहुत ईजी है। रिएक्शन क्या था भाई, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू H2। अगर मुझे सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लिखना है तो मैं लिखूंगा कि H प्लस H2 दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of H2 अपॉन H प्लस द स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे अगर हमने n की वैल्यू 2 ली है, क्योंकि रिएक्शन में हमने जैसा रिएक्शन आप देख रहे हो तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 हो जाएगा। अच्छा, ये H2 को हम कंसिडर नहीं करते इफ इट इज ऑकरिंग एट नॉर्मल और यू कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर क्वेश्चन में प्रेशर दिया है, 4 ऑप्शन है, 2 या 3 ऑप्शन है, तो प्रेशर दिया है बाहर में या कुछ और चेंजेस है तो उसको देखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अभी के लिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, जब आप ये सॉल्व करोगे ना तो ये 2 यहाँ पे रहेगा, ये 2 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, कन्वर्ट होगा तो 2 लॉग के फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे एक और चीज बन जाएगी, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो भी वो फॉर्मूला आपको बता देंगे। और ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो जीरो ही है, तो ये याद रखो, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत बारी एमसीक्यू आता है, पीएच फाइंड आउट कर दो या पीएच दिया है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। हाँ, अगर आप है ना इसको ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन ले, मतलब 1H प्लस करके एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पे आएगा हाफ H2। हम ये भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और H प्लस के पास स्क्वायर नहीं होगा। तो इतने तो हम मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देख सकते। बाकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में है, बैटरीज के रिएक्शन से, तो वो हम बाद में देखते हैं, या फिर जैसे ही एमसीक्यू स्टार्ट करते तो उस कंडीशन में उसे देख लेते हैं। ओके, चलो तो फिर अभी एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑफ डैनियल सेल। ये नाम दिख रहा है हमको, डैनियल सेल। अच्छा, डैनियल सेल बहुत स्पेसिफिकली बात करता है, यहाँ पे जिंक हमारा एनोड है और कॉपर जो है दैट इज एक्टिंग एज कैथोड। और हमको पता है एनोड पे रिएक्शन क्या होने वाला है बेटा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिएक्शन रिडक्शन। तो आपको देखना है जिंक का कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे तो हमको सही आंसर मिल जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, where Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन, Cu2 प्लस से Cu दैट इज रिडक्शन। सो सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ एनी इक्वल कंडक्टर इज। तो भाई किसी भी इक्वल कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस तरीके से आ रहा होगा। तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट भी हम लिख लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, where L is the length of the conductor, A is the area of cross section and rho हमारा क्या होता है, resistivity। गुड, तो इन दिस केस आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। तो आंसर इज बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये इसमें मत फंस जाना, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है क्रॉस सेक्शनल, बट स्क्वायर थोड़ी है भाई। तो ये यहाँ से गलत हो जा रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, अब आपको इससे रेजिस्टिविटी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला याद रखो, चीजें हो जा रही होंगी। रेजिस्टेंस का यूनिट याद रखिए, क्या यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, दैट इज ओम ना भाई। एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से अपने को देखना है। थर्ड, अगेन सबसे आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहा होता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा अलग है बाकियों से, मतलब 3 सेम होगा, एक कोई तो भी अलग है।
अगर आप देखोगे तो स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल और लेकलैंड सेल, ये जो तीनों है ना, ये हमको एनर्जी देते, दे जेनरेट पावर, किसी ना किसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी दे। स्टोरेज सेल आपका जो लेड स्टोरेज बैटरीज हो गया, हम उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फ्यूल सेल में भी यही कॉन्सेप्ट है। एंड लेकलैंड सेल जिसको आप ड्राई सेल बोल रहे हो, ठीक है, फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, H2+O2, या फिर और क्वेश्चन आ जाता है मीथेन यूज किया जा सकता है ऐसा फ्यूल, इथेनॉल यूज कर सकते हैं। तो फ्यूल सेल मतलब आप कोई भी फ्यूल प्रोवाइड कर दे रहे हो उसको। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल टोटली अलग है, ये क्या करता है भाई, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और ये इलेक्ट्रोलिसिस करके हमको केमिकल रिएक्शन करता है, और एनोड या कैथोड पे अलग अलग सब्सटेंस लिबरेट हो सकते हैं, बराबर। प्रिंसिपली इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द ऑल थ्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग टू इलेक्ट्रोड्स बाय अ सॉलिड ब्रिज इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उन्होंने एक कंडीशन बता दी भाई कि गैल्वेनिक सेल बन रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनोड इलेक्ट्रोड। अच्छा ये ना, ये बहुत आसान सा चीज है, इसको वैसे भी याद रखो और बहुत काम आएगा। एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, हमको पहचानने में बहुत बारी गलती हो जाती है। तो एनोड यानी आपको ना रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट की वैल्यू अगर लेस है तो एनोड होगा, और अगर ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है, दो लोग तो होंगे भाई, तो दो में से जिसका कम है वो एनोड और जिसका ज्यादा है वो कैथोड। अच्छा, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सर एनोड इज मोर रिएक्टिव, एनोड इज मोर रिएक्टिव एंड कैथोड इज लेस रिएक्टिव, इसीलिए कैथोड का होगा रिडक्शन और एनोड का होगा ऑक्सीडेशन। फिर और चीजें याद रखो, अगर आपको टेबल याद हो जो हमारे चैप्टर में है, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है टेबल में, आंसर आता है फ्लोरीन, और सबसे कम किसका है, तो आंसर आता है लिथियम। तो लिथियम हमेशा एनोड होगा और फ्लोरीन हमेशा कैथोड होगा। फिर अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो अगेन क्या याद रखोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड, उसका खुद का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो ये भाई साहब काम कैसा करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। So lower the value of reduction potential, better is the reducing power. And vice versa बोल सकते हो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो सर उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन, एंड इट विल बी एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट हमको चैप्टर 4 में लगना है, वहां पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है भाई। हाँ चलो, अभी इस वाले का आंसर देख लेते हैं भाई, क्या था, कौन सा एनोड होगा, तो आंसर आसान सा हो गया ना। आंसर क्या है, बी, इलेक्ट्रोड्स विथ लेस ई नॉट वैल्यू। चलते हैं आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 5। सो ईएमएफ वैल्यू ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन विल बी। अच्छा, ये अभी आपको स्पॉन्टेनिटी वाला बताया था। कोई भी चीज अगर स्पॉन्टेनियस, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। तो मैं जानता हूँ, या फिर इन्होंने बोला है कि भाई मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव, और वो मेरे से ईएमएफ का रिलेशन पूछ रहे हैं। तो डेल्टा जी और ईएमएफ में क्या रिलेशनशिप है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जल्दी में एफ नहीं लिखा गया भाई, एन एफ ई नॉट, ओके। ई नॉट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बिकॉज इन्होंने ईएमएफ बोला, स्टैंडर्ड तो बोला नहीं, दैट इज ओके। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, एफ कांस्टेंट है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज आल्सो ओके। बट हमको तो सिर्फ साइन कन्वेक्शन पे ही बात करनी है ना भाई, तो मैं चाहता हूँ डेल्टा जी नेगेटिव हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पॉजिटिव होते नहीं, एफ की वैल्यू फिक्स है। अब अगर ये नेगेटिव होना चाहिए, इसको नेगेटिव बने रहने के लिए ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो आंसर सी। तो ये सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
सो हाँ, तो ये आ गया ईएमएफ वाला क्वेश्चन। ईएमएफ वाला क्वेश्चन आ रहा है मतलब अपने को नर्स इक्वेशन तो अप्लाई करना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको पकड़ के रखो। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो दो तीन चीजें देख लो। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस, देन इट इज वेरी गुड। अगर नहीं तो प्लीज बैलेंस करिए उसे। इन दिस केस इट इज बैलेंस इक्वेशन। हमसे कुछ गलती ना हो इसके लिए हमने क्लियर कर लिया सर ये रिएक्टेंट है और ये भाई साहब क्या है, मेरे प्रोडक्ट। इन दिस केस थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं। ओके, सो वी नीड टू कैलकुलेट ईएमएफ। ईएमएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, क्या सीखा हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर एक्स एंड वाई। लिख लो, ये गलती ना हो इसके लिए हमेशा से लिख के रखना है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है तो ई नॉट सेल तो दे रखा है, तो ई नॉट सेल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट सेल की जगह पे हमारे पास आ जाना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसमें, दैट इज 1.05 माइनस 0.059 भी है एन की जगह पे। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं। निकल Na2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से Ag+ से Ag बन रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, पर ऐसे कितने Ag है? आंसर आता है 2 है, तो नेट इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 2 हो जाएंगे, मतलब दोनों में बैलेंस्ड है। एन की वैल्यू 2 हो गई भाई। लॉग प्रोडक्ट में ये दो भाई साहब है, Na2+ Ag+, और हम सॉलिड्स के कॉन्सेंट्रेशन को नहीं लेते, एक्चुअली नहीं लेते मतलब नहीं, सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, वी से दैट इट इज इन यूनिटी, प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स। क्लास 11 से देख रही है, तो अभी इसको ना डिस्कस करें तो बेटर है। तो प्रोडक्ट में ये है, इसको तो नहीं लिया जाएगा, बचा सिर्फ Na2+, हमने यहाँ लिख दिया पहले एक बारी, Na2+ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्टेंट, अगेन सॉलिड को नहीं लेंगे, ये बचा भाई Ag+। अब इंपॉर्टेंट चीज जो गलती हमेशा कर लेते हैं हम लोग, Ag+ के पास ये जो कोइफिशिएंट है 2, वो कहाँ जाएगा? पावर में। फिर आप वैल्यू डालिए, सॉल्व करिए और आंसर लेके आओ। अब कैलकुलेशन तो खुद कर ही सकते हैं, इन दिस केस और आंसर विल बी सी। उसका भी ट्रिक है, बाद में कभी देख लेंगे, अभी फिलहाल सॉल्व करके सीख लेंगे, बिकॉज जरूरी नहीं कि एमसीक्यू में आए, थियरी में आने के बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आसान सा क्वेश्चन है भाई, सातवां तो। द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट बोला तो Fe2O3.XH2O, इसमें कोई डिस्कशन करने के लिए है नहीं हमारे पास। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। So current of 9.65 ampere is passed for 3 hours between निकल इलेक्ट्रोड्स। तो हमने करंट पास किया निकल इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मतलब जो मेरा एनोड है और जो मेरा कैथोड है, दोनों किससे बने भाई? निकल से। और जो सोल्यूशन है वो भी किसका है? निकल नाइट्रेट, मतलब सोल्यूशन में भी Na2+ पड़ा हुआ है और Na3 तो है ही। तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे जो निकल है ना, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की कैटेगरी में आता है, मतलब उसका खुद का रिएक्शन होगा। तो एनोड पे निकल का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे निकल डिपॉजिट होते रहेगा। तो जो भी कुछ होना है वो निकल के साथ हो रहा है, बट कौन सा निकल? ये जो एनोड कैथोड है। तो इस सोल्यूशन में जो निकल या फिर निकल नाइट्रेट पड़ा है उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कॉन्सेप्ट समझ रहे भाई, मतलब उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो मोलैरिटी चेंज होगी क्या? आंसर आता है नहीं, सो इट विल बी सेम, 2 मोलर। फिर भी अगर हम जबरदस्ती सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं इसको, बट डिस्प्यूट हो सकता है इसमें थोड़ा सा ना। तो अभी के लिए ये हमारा आंसर रहेगा
2 molar. Next question is 10th. In electrolysis of, sorry, not 10th, 9th one na. In electrolysis of an aqueous solution of sodium sulfate, 2.4 liter of oxygen. अच्छा देखो सोडियम सल्फेट यानी क्या, Na2SO4. जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे एक्वस सोल्यूशन है तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, तो पहले आयंस क्लियर कर लो. Na प्लस है सर, SO4 2 माइनस है. फिर एक्वस बोला है मतलब H प्लस है और OH माइनस है. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से जो हम बोलते हैं कि भाई रेस है, रेस किसके बीच में है, ये दोनों जाना चाहते हैं कैथोड पे और ये दोनों जाना चाहते हैं एनोड पे, बिकॉज दे वांट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो कैथोड पे कौन जीतेगा भाई, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सर, वो कैथोड पे जीतेगा. तो जीतेगा कौन यहाँ से भाई, सोडियम का तो नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन का 0 है. बट कैथोड H प्लस विल गो एंड यू विल गेट H2. एनोड वाले में देखिए एमसीक्यूज के लिए भी याद रखो, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन या एक्वस सोल्यूशन है और सल्फेट है ना, तो सल्फेट और वाटर में कंपटीशन होगा ना, तो वाटर जीतेगा. लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड, तो उस केस में सल्फेट जीतेगा और वहां पे आपको जो मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के केस के लिए बता रहा हूं, S2O8 2 माइनस फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंसेस, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो या कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सल्फेट हो. पर डाइल्यूट या एक्वस है, उस केस में सर OH माइनस जीतेगा और OH माइनस जीतेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा. मतलब कैथोड पे H2 मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा, O2. अच्छा जब ऑक्सीजन लिबरेट होता है ना, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होते हैं और हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये जनरल टेंडेंसी है, इसमें कुछ सोचना नहीं है. 2:1 का रेशियो होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन कितना लिबरेट हुआ, 2.4 लीटर. जैसा मैंने आपको बताया, अगर 1 लीटर ऑक्सीजन निकल रहा होगा, फॉर 1 लीटर ऑक्सीजन देयर विल बी 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे ऑक्सीजन 2.4 लीटर्स रिलीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 4.8. इसको प्लीज ऐसे याद रखिए, रेशियो वाइज एकदम सिंपल सा है, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको इसके बारे में. 10th पे आते हैं भाई. तो 10th क्वेश्चन थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं. इन एक्वस, सॉरी, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का हो रहा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. हाँ अभी इसको देखो, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कैसा है, इनर्ट है. मतलब सर प्लैटिनम को कुछ नहीं होने वाला है. अब जो भी कुछ होगा वो किसको होगा, AgNO3. अगेन पहला काम क्या करो, आयंस लिख लो. मैं यहाँ लिख रहा हूँ, AgNO3 में Ag प्लस मिलेगा और NO3 माइनस. इन्होंने लिखा नहीं बट ये एक्वस कंडीशन में ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस होगा और OH माइनस भी होगा. स्टोरी सेम है. ये दोनों कहाँ के लिए जा रहे हैं, और कैथोड, पर उन्होंने कैथोड पूछा नहीं तो स्टोरी उसकी खत्म होगी. एनोड में नाइट्रेट और OH के बीच में कंपटीशन है. तो जब भी कभी नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड यानी वाटर के बीच में कंपटीशन हो, तो हमेशा वाटर जीतेगा और ऑक्सीजन निकलेगा. इसे याद रखो, बिटवीन नाइट्रेट एंड OH. एनसीईआरटी के लेवल की बात कर रहे हैं, हम आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं जा रहे. बिटवीन नाइट्रेट एंड OH, दैट इज वाटर, so you will get ऑक्सीजन. तो आवर आंसर इज सी. और देखो जैसा आपको यहाँ बताया था, 4 इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होते हैं, ये भी ध्यान में रखो. ओके चलिए 11th पे आते हैं भाई. सो 11th, if hydrogen electrode is dipped in the solution of pH3 and pH6 and salt bridge is connected to an EMF. अच्छा देखो ना, हाइड्रोजन वाले के लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो आप ना. हम इसके लिए जो लिख सकते हैं, दैट इज दिस, फॉर हाइड्रोजन H+2H2, उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो वैसे ही 0 है, तो खत्म हो जा रहा होता है. फॉर दैट यू कैन राइट डाउन -0.059 into pH, because pH is equals to what, pH का फॉर्मूला याद हो आपको, pH is equals to what,
नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, pH इज इक्वल्स टू 1/H प्लस। वो जो आपको पीछे नर्स इक्वेशन के बाद लिख के बताया था, सेम वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो आप ये लिख सकते हो। अब लेकिन मेरे को सर 3 to 6 हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो pH इज चेंजिंग। तो इसके लिए आप सीधा जो फॉर्मूला लिख सकते हो जो नया सेल आएगा, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल्स टू E1, मतलब 3 से स्टार्ट होके 6 हुआ, माइनस E2। फिर इन दोनों की वैल्यू डाल दोगे, सॉल्व कर लेंगे उसे, एंड यू विल गेट योर आंसर एज दिस केस 0.177। वैल्यू रख के सॉल्व कर दोगे, देखो 0.059, एक में pH 3 है, दूसरे में 6 है, चाहिए तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो डेल्टा ई से लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू -0.059 इंटू 3, ओके, माइनस अगेन -0.059 इंटू 6। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। सो वी कैन हैव आवर आंसर, ओवरऑल आंसर प्लस में आ रहा है। चलिए 12th पे चले भाई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर एट कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हाँ देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कैथोड पूछा है। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है भाई, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक में भी वही होता है, इलेक्ट्रोलिटिक में भी वही होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो कैटेगरी बदलने से इलेक्ट्रोड्स का रिएक्शन चेंज नहीं होता है। अब देखो कंफ्यूज कैसे कर रखा है इन्होंने, ऐसे यहाँ पे लिखा है, ये E माइनस को अगर आप यहाँ लिख दोगे तो Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, गिव यू Ag। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन, कैथोड पे होगा। बी तो कभी हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा दिख रहा है रिडक्शन ही हो रहा है सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सी में भी इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अपने को, रिडक्शन ही हो रहा है, बचा क्या, सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कैथोड पे नहीं होगा, वो एनोड पे होगा। सो इन दिस केस आवर आंसर इज सी, ओके। चलो 14th पे आ रहे हैं, थोड़ा सा स्लो हो रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है आपको। तो 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे ना जब, तो अपने आप हम फास्ट हो जाएंगे, तो हमको बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं बचेगी। 13th, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा स्टेटमेंट तो देख लेते पहले। तो क्या बोला गया अभी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इज करेक्ट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन से, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी डाइल्यूशन से बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ रहा होता है, तो ये सब डाइल्यूशन से बढ़ेगा, कंडक्टिविटी हमेशा डाइल्यूशन से बढ़ती है। नेक्स्ट बी ऑप्शन भी वही लिखा है जो आपको होता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ट्रू। तो ए और बी सही स्टेटमेंट है, याद भी रखो ये। सी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, गलत है। स्पेसिफिक यानी कंडक्टिविटी, देखिए मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी टोटली अलग चीज है। कंडक्टिविटी मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सो एक्चुअली जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज द नंबर ऑफ आयंस दैट कैरी करंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हर एक यूनिट वॉल्यूम, जैसे अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा हूँ या फिर 1 लीटर क्यूब बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर जितने ज्यादा आयंस होंगी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। पर जब आप डाइल्यूशन करते हो, मतलब पानी ऐड करते हो, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। हमारा एक रिलेशनशिप है ना, मोलर कंडक्ट, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाई सी, वेयर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन।
तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम करूंगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा, ये मोलर कंडक्टिविटी के साथ हो रहा है। लेकिन कंडक्टिविटी के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे ऑन डाइल्यूशन, तो नंबर ऑफ आयंस दैट कैरी करंट पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो जाएगा। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक एप्पल लिया हमने, है ना, अगर उस एप्पल को मैं 4 लोगों के बीच में बांट रहा हूँ तो 1/4 सबको मिल रहा है। बट मैंने और डाइल्यूशन किया, और लोग को लेके, मैं 4 और लोगों को लेके, एप्पल अभी भी वही है। अब अगर मैं इक्वली बांट रहा हूँ तो सबको कितना मिलेगा, 1/8। सो द अमाउंट ऑफ एप्पल गेन्ड बाय ईच पर्सन इज लेस। तो पर यूनिट पर्सन को कम मिल गया, एप्पल तो अभी भी एक ही है भाई। यहाँ पे भी यही समझ के चलो, कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है डाइल्यूशन से। तो ये वाला गलत है और इसलिए हमारा आंसर सही है। ऑटोमेटिकली डी भी सही हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। ओके, तो डिस्कशन में हम नहीं रखते अभी के लिए। नेक्स्ट 14th, what will be the change in pH when aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed between platinum electrode? हाँ देखो, ये अच्छा सवाल है। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और कैसा है, एक्वस। जैसा जब भी कभी इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आए तो पहले केटायंस और एनायंस लिखो, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। अगेन एक्वस बोला मतलब सर H+ भी होगा और OH माइनस होगा। तो ये दोनों लड़ रहे कहाँ के लिए बेटा, कैथोड के लिए। जीतेगा कौन, कॉपर। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है और आपको बता चुका हूं कैथोड पे वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो सर कॉपर तो कैथोड पे जा ही रहा है। ओके, और इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि इन्होंने एक्वस बोला है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बोला है। SO4 2 माइनस नहीं जाएगा, कौन जाएगा, OH माइनस, बराबर। तो H+ तो बचते जाएगा सोल्यूशन में। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर मैं रिएक्शन लिखूँ ये OH की जगह पे H2 के लिए, तो यहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होगा। तो ऑक्सीजन के लिबरेशन का रिएक्शन क्या है, H2O विल गिव यू O2। अब ये बैलेंस कर लिया तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, प्लस 4H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब ये रिएक्शन होगा O2 लिबरेट होगा, साथ में क्या मिलेगा, 4H+। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ेगा। H+ बढ़ रहा है मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है मतलब pH की वैल्यू कम होगी। तो इन दिस केस pH विल डिक्रीज। कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सवाल में मैंने लिख दिया होता कि यार H+ का क्या होगा, तो H+ बढ़ेगा सर, बट pH क्या होगा, कम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई। 15, विच ऑफ द ग्रुप metals does not liberate H2 on reaction with 1 molar HCl? तो इनमें से कौन सा HCl मतलब हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवा सकता है। तो सबसे पहले तो याद रखो सर, कॉपर तो नहीं लिबरेट करवा सकता है। तो मेरे आंसर में कॉपर तो होना ही चाहिए। तो सी तो कभी हो ही नहीं सकता है। एक चीज हमने खत्म कर दी। दूसरी बात, अब आप ऑप्शन देखिए, आयरन सिल्वर कॉपर है, यहाँ टिन लेड कॉपर है, सिल्वर गोल्ड एंड कॉपर। सिल्वर एंड गोल्ड आर नोबल मेटल्स। हम बोलते हैं इनको हम एसिड में भी डाल दे तो कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता है, क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, एंड दैट इज व्हाई दिस विल बी आवर आंसर। और कॉपर भी आ रहा है उसमें। ओके, चलिए 16th, so 3 moles of electrons are passed through the solution in succession। तो हमने 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किए, सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है एंड गोल्ड क्लोराइड है। कैटायंस के बारे में बात करें तो पहले कैटायंस को देख लेते हैं भाई, है ना। और है ना, एक ये याद रखो, यहाँ पे मोल्स रेड्यूस का डायरेक्ट रिलेशनशिप याद रखो। मोल्स कितने रिड्यूस होंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वैलेंसी, उनकी जो भी वैलेंसी आ रही होगी। अब अगर मेरे को ये देखना है फॉर सिल्वर, तो सिल्वर इसके अंदर किस स्टेट में बेटा, +1, copper +2 and gold +3। These are their oxidation states or you can say valency। तो
इनका जो मोल सारा होगा AgNO3 के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/1 ईज टू, कॉपर के लिए 1/2 ईज टू 1/3। अब सिंपली आप इसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो एलसीएम आ रहा होगा वो 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 कर देते हैं ना भाई, 1 × 2 × 3 6 हो रहा है, तो ये 6/1 ईज टू 6/2 ईज टू 6/3। सॉल्व किया तो यहाँ 6 ईज टू 3 ईज टू 2। So in this case answer is D ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, मतलब लास्ट ईयर नहीं था और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 17th बहुत इजी है, 4 अल्कली मेटल्स ABCD, छोड़ो उसको, पोटेंशियल की बात करते। पोटेंशियल दिया और पूछा है कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, आपको क्या बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिख रहा है आपको, 3.05 माइनस में ना भाई, तो सबसे लोवेस्ट हो गया, किसका है, ए का है, एंड आंसर भी ए, और ये होता लिथियम का है। 18th, अब देखो अब है ना, अब रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। हाँ शायद वो वाला दिखा नहीं तो देख सकते हो इसे। 18th, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डैनियल सेल इज, तो हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है डैनियल सेल का, यानी क्या पूछा गया है, केसी, केसी का क्या रिलेशनशिप सिखाया था, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। ई नॉट सेल आप निकाल लोगे, दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। हाँ अब बताओ यहाँ पे एनोड कौन कैथोड कौन, देखो इसकी वैल्यू कम है सर, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही दे, देखो ये रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, मतलब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और ये माइनस में है तो ये एनोड मतलब लो है, नॉट नेगेटिव बट लो है, वैल्यू लो है, और ये कैथोड। तो फॉर्मूला लिख के काम करना है, ऐसा नहीं कि के में कुछ भी कर दोगे, तो ऐसे लिखो फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, फिर इसकी वैल्यू रख के फिर करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ये मेरा ई नॉट सेल हो गया, हमने यहाँ वैल्यू रख दी भाई 1.1, एन की वैल्यू कितनी होगी 2, Q2 होगी बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे भाई, तो 1.1 इंटू 2 दैट विल बी 2.2 डिवाइडेड बाई 0.059 इक्वल्स टू लॉग ऑफ AC। इसको सॉल्व करोगे नंबर आ जाएगा, लॉग को हम इस तरफ ले जाएंगे, एंटी लॉग होगा, एंड देन एंटी लॉग लेने आप सबको आता है, नहीं आता है तो प्लीज बता देना, वो भी देख लेंगे, है ना। सो इन दिस केस आंसर विल बी 1.98 इंटू 10⁻⁻, माइनस सॉरी हाँ 37, नॉट माइनस 37, माइनस लिख रखा है, कुछ तो भी एरर किया है क्या भाई, नहीं माइनस नहीं, ये नहीं आ रहा है, हमारा आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बी प्लस 37 नेगेटिव में नहीं आएगा, है ना, केसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं जा रही इतनी, अगर इतनी नेगेटिव होगी तो सर काम ही नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सो इन दिस केस आंसर इज नॉट ए, द करेक्ट आंसर इज बी, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। सो कमिंग टू 19th वन, what amount of Eg will be deposited when 9650 coulombs of electricity is passed through the solution। तो coulombs of electricity मतलब आपको क्या दे दिया है, चार्ज ना भाई, क्यू दे दिया है, इस पास थ्रू द सोल्यूशन। अच्छा हमको इस वाले क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ये फॉर्मूला आपको बता रखा है, W इज इक्वल्स टू AIT अपॉन NF, बट IT क्या होता है, तो Q इज इक्वल्स टू IT, तो इन दिस केस मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, W इज इक्वल्स टू AQ अपॉन NF, वेर A इज एटॉमिक मास, जिस भी मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, Q तो हो गया भाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो गए, F इज फराडे दैट इज 96500। तो इन सिल्वर नाइट्रेट Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +1, तो n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो फॉर्मूला में रख लिया, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 इंटू 9650 डिवाइडेड बाई
1 × 96500। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा डी, 10.8 ग्राम्स। ओके, चलिए फास्ट चलते थोड़ा सा भी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। कौन सा सही नहीं ये पूछा है, मतलब इन शॉर्ट कौन सा गलत है वो बताओ भाई। सो इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, सही है भाई ये तो। इनर्ट इलेक्ट्रोड का यही तो काम है, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके सरफेस पे रिएक्शंस होते हैं। So second one is it provides surface either for oxidation or for reduction. That is also true. Next, C, it provides surface for conduction of electrons. Again, true. Next, it provides surface for redox reaction. So ये जो है D, it provides surface for redox reaction, ये वाला गलत हो जा रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए सेट नहीं हो पा रहा है। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर, मतलब ये सही नहीं है। सरफेस रेडॉक्स के लिए नहीं, वो सरफेस ओवरऑल कुछ भी कर रहा होगा। क्या लैंग्वेज वाइज भी यहीं पे कुछ कमी लग रही है अपने को, बाकी तीनों तो एकदम परफेक्टली सही है। चलिए आगे बढ़े। 21, the quantity of charge required to obtain 1 mole of Al2O3। हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे भाई। तो पहले Al2O3 दिया तो एल्यूमिनियम पूछ रहे ना, चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को देख लो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो एल्यूमिनियम का अगर आप निकालेंगे तो +3 आएगा, मतलब Al+3 के स्टेट में है। So it will gain 3 electrons and get converted into Al solid। मुझे रिएक्टेंट नहीं देखना, मुझे देखना है प्रोडक्ट। उन्हें बोला 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए आपको, तो यहाँ 1 मोल मिल रहा है। हाँ, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड है, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस 3 फराडे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दे, यहाँ मैं ये नहीं बोलूँ कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, उसकी जगह बोला जाए हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Al2O3। हाँ, 1 मोल ऑफ Al2O3 को पूरी तरह कर रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो सर 1 मोल ऑफ Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा, 2 के लिए कितने लगेंगे, 6। तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22, the difference between the electrode potential of the two electrodes when no current is drawn through the cell। जब कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, देन या सॉरी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू, तो फिर भी हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ हमारा ऑप्शन ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, सेल वोल्टेज नहीं आएगा। सेल वोल्टेज तब आता है जब करंट फ्लो कर रहा हो। सो इट इज सेल ईएमएफ। when no current the potential difference is measured the maximum मतलब ये इससे ज्यादा जा नहीं सकता था, लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा है और हम मेजर कर रहे हैं ना, तो जिससे भी आप मेजर कर रहे होगे उस इंस्ट्रूमेंट का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो ईएमएफ से कम ही आएगी। ओके, जैसे करेक्ट मतलब बहुत नजदीक नापना है तो हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इलेक्ट्रोलिटिक यानी कौन सा कंडक्टेंस, आयोनिक। अब जैसे आप ये आयोनिक लगा देते तो आसान हो जाता है। पहला, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, सही है भाई। आप कैसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऐड कर रहे हो, वीक ऐड कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग ऐड करोगे तो फास्ट डिसोसिएशन होगा, वीक में स्लो डिसोसिएशन होगा। तो कंडक्टेंस डिपेंड करेगा उसके ऊपर। बी, साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन, ये भी सही है भाई। कि स्मॉलर साइज है, लार्जर साइज है, स्मॉलर है तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा, ये इम्पैक्ट करता है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, दैट विल आल्सो इम्पैक्ट सॉल्वेंट कैसा है भाई। सो आंसर इज डी, ये सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। टोटल 6 फैक्टर्स थे अगर आपको याद हो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, साइज ऑफ द आयंस, देन दी व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन, हम किस कॉन्सेंट्रेशन पे काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा कर रहे हैं वो भी इम्पैक्ट हो रहा है।
and very very important, that is temperature. तो in case of ionic conductance, with the increase in temperature conductance increases, जबकि इलेक्ट्रॉनिक में उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉनिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ओके, चलिए 24 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी जैसा आपको बताया था, क्या होता है फॉर्मूला इसका, लैम्डा एम इक्वल्स टू ए इंटू 1000 बाई सी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो सर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट सब में सेम है, इसके लिए कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसका है भाई, 1, है ना, दैट इज 0.01 मोलर। अच्छा 0.1 मोलर एंड 1 मोलर KCl। ओके, यहाँ पे एक और चीज अपने को ध्यान देना है, KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KCl क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसका 100% डिसोसिएशन होगा। तो इस केस में जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना बेटर होगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज सबका वॉल्यूम सेम है, तो हम डाइल्यूशन तो करने नहीं बैठ रहे हैं। इन दिस केस मोर द नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी द मोलर कंडक्टिविटी। सो आंसर विल बी, सबसे कम किसका आएगा, 1 का, सबसे ज्यादा किसका आएगा, 3 का। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास बी। ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल आप करवा सकते हो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कभी भी स्ट्रॉन्ग से ज्यादा नहीं हो सकता है, चाहे जितना ही डाइल्यूशन कर दीजिए आप। 25 पे आते हैं भाई। व्हाट इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग टू इंक्रीज द सेल पोटेंशियल। मतलब हमको पोटेंशियल बढ़ाना है तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाए। तो पोटेंशियल बढ़ाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर हमको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में डाउट होता है तो पहले लिख लेते नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या था सर, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ, यहाँ पे आएगा Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस। तो Cu2 प्लस की वैल्यू तो दी है 0.02। अब ये जो वैल्यू है हमारी लॉग वाली जो वैल्यू है, अगर ये नेगेटिव होगा, मतलब ये पूरी वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, है ना, तो ये नेगेटिव और इस वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है वो ऐड हो जाएगा और ओवरऑल वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, इसका सोल्यूशन सर अगर नेगेटिव आ जाता है तो दिस नेगेटिव एंड दिस माइनस साइन विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड देन ई नॉट सेल में वैल्यू एड अप हो जाएगी, तो हमारा ई सेल बढ़ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं इन शॉर्ट कि सर ये जो log Zn2 प्लस या जिसको हम बोलते हैं QC ना, QC शुड बी नेगेटिव। अच्छा QC कब नेगेटिव होगा, क्योंकि मेरे को log निकालना है, तो जब उसका जो न्यूमरेटर है ना वो छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तब वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमको क्या देखना है, न्यूमरेटर शुड बी लेस एंड डिनोमिनेटर शुड बी मोर। डिनोमिनेटर की क्या वैल्यू है 0.0, तो जो मेरी x की वैल्यू है इट शुड बी लेस देन, यहाँ पे x आना है ना भाई, x शुड बी लेस देन 0.02। ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ तो ऑप्शन ए। तो 26 भी देख लेते लास्ट मंथ। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन, बताया था आपको कब होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक जैसा, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर ए, E external is greater than E cell या E not cell, that is one and the same thing. ओके, तो अभी ये हम 26 पे रुक रहे हैं। अगर ये बेनिफिशियल लग रहा है, आगे और करना है तो आप बता दोगे तो मैं आगे भी और जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए प्लीज प्रॉपरली रिवाइज करिए फॉर्मूलाज के बेसिस पे, है ना, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे आगे भी पूछ लोगे। सो पढ़िए, बोर्ड एग्जाम्स है और प्लीज सीरियसली पढ़िए। थैंक यू एवरीवन।